नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 डिटरमाइंड्स जो है सारणिक। इसका आज फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार किसी डिटरमाइंड्स का रिप्रेजेंट किया जाता है डिटरमाइंड्स को, और उस सारणिक का मान किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है। तो इसके जो बेसिक कंसेप्ट है, आज हम इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि आखिर जो डिटरमाइंड्स होता क्या है और डिटरमाइंड्स की वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट की जाती है, और इसको लिखने का तरीका, किस क्रम की कोई अवयव किस क्रम के अवयव हो सकती है, अवयव और सारणिक में क्या अंतर होता है। तो इसके जो बेसिक बातें हैं, बेसिक कंसेप्ट्स पे जो भी हैं, वो बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिटरमाइंड्स सारणिक। अब देखो डिटरमाइंड्स होता क्या है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था अवयव, मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को हमने इस प्रकार लिखा था, इसके अंदर जो भी अवयव आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे, हमने इनको एलिमेंट्स कहा था। इसको हमने रो कहा था, रो R1, इसको हमने रो R2 कहा था, और इसको रो R3 कहा था, और इसके क्रम के बारे में बताया था हमने। और ये इसका क्या है, कॉलम C1, और ये इसका कॉलम कौन सा है, C2। और इसके क्रम के बारे में हमने बताया था कि इसकी क्रम किस प्रकार लिखा था, सबसे पहले रो इंटू कॉलम। तो ये 3/2 की क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था हमने। अभी इन्हीं मैट्रिक्स को इसने क्या बोल दिया, इन्हीं मैट्रिक्स को जब अगर इनके हमने वर्ग मैट्रिक्स पढ़ा था, एक वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स कौन सा था, जिसमें रो और कॉलम्स की संख्या समान रहती थी, रो एंड कॉलम्स आर इक्वल। हमने उसको क्या कहा था, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा था, वर्ग मैट्रिक्स कहा था। अर्थात जैसे दोनों में अगर रो, अगर ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये क्या, इसको क्या कहा था कि ये 2/2 की एक मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है। और एक अगर हमने ये भी देखा था कि 3/3 की, अर्थात जिसमें रो और कॉलम्स दोनों क्या हो, इक्वल हो। अर्थात इसमें रो भी कितनी है, 1 2 3, और कॉलम भी कितने हैं, 1 2 3। अर्थात ये 3/3 की क्या है, एक मैट्रिक्स है। इसी प्रकार 4/4 की भी एक मैट्रिक्स होती है। अब सारणिक क्या होता है, सारणिक को इस चिन्ह के अंदर दर्शाते हैं, अर्थात मापांक का एक चिन्ह होता है। इस मापांक के चिन्ह के अंदर केवल वर्ग मैट्रिक्स वाले ही अवयव आएंगे। अर्थात वर्ग मैट्रिक्स के अवयव कहने का मतलब कि वर्ग मैट्रिक्स होती है ना, इसी को किस में बदल दिया जाता है, केवल सारणिक में बदल दिया जाता है। अर्थात ये जो होगी वो क्या होगी, 2/2 की हो सकती है, 3/3 की हो सकती है, 4/4 की हो सकती है, 5/5 की हो सकती है, 6/6 की हो सकती है, ये कितनी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे 2/3 3/2 की ऐसे मैट्रिक्स, ये तो होती थी मैट्रिक्स तो, लेकिन ये डिटरमाइंड्स नहीं हो सकते। इसका मतलब इसको इस चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। और ये अगर 2/2 की है तो इसको बोलते हैं 2 क्रम की डिटरमाइंड्स। इसको क्या बोल सकते हैं, 3 क्रम का क्या बोलते हैं, डिटरमाइंड्स। इसको क्या बोलते हैं, 4 क्रम का क्या बोलते हैं, डिटरमाइंड्स। इसको क्या बोलते हैं, 5 क्रम का क्या बोलते हैं, डिटरमाइंड्स। इसको क्या बोलते हैं, 6 क्रम का क्या बोलते हैं, डिटरमाइंड्स कहा जाता है। अर्थात डिटरमाइंड्स क्या होगा, 2 क्रम का हो सकता है, 3 क्रम का हो सकता है, 4 क्रम का हो सकता है, 5 क्रम का हो सकता है। अर्थात इसमें जो भी अवयव और रो दोनों के आएंगे, इक्वल आएंगे। अर्थात जो रो आएगी इसको R1 रो बोलते हैं, रो 2 आएगी इसको R2 रो बोलते हैं, रो 3 आएगी इसको R3 रो बोलते हैं, रो 4 आएगी इसको R4 रो बोलते हैं। अर्थात ये इनका क्रम है। और अगर कॉलम के रूप में लिखना चाहे तो ये C1 जो कॉलम है इसको बोलते हैं C1 कॉलम, दूसरा जो कॉलम होता है इसको C2 कॉलम बोलते हैं, तीसरा कॉलम होता है वो C3 कॉलम। तो यही सेम कॉलम और रो की बात तो यही थी कि जितनी रो होती है वो इसका ये R1 रो, R2 R3, इसी प्रकार कॉलम C1 C2 C3 होते हैं। और कॉलम मैट्रिक्स को रखा जाता है इस चिन्ह में, और जो सारणिक होता है उसको रखा जाता है इस चिन्ह के अंदर। अब देखो हमने कुछ अभिक्रियाओं की बात करते हैं, समीकरणों की बात करते हैं। देखो समीकरण हमने पढ़ा था कि किसी रेखा के जो इक्वेशन होता है ax by plus c इक्वल टू 0,
इसको ऐसे मान लेते हैं। कोई दूसरी कोई रेखा है, उसका समीकरण है ax2 b2y c1 c2 इक्वल क्या है जी। अब मैं इनको इस प्रकार भी लिख सकता हूं क्या कि a1 b1 a2 b2, इसको लिख दिया मैंने x y इक्वल क्या आ रहा है c1 c2। ये c1 c2 को मैं क्या कर दूँ, इसके इधर ले जाऊँ तो ये माइनस में आ जाएगा और यहाँ से ये क्या आ जाएगा माइनस का c2। माइनस माइनस से बार मान लो कि ये प्लस में था, इधर लेके आ गया, मैं माइनस में थी तो इधर लेके आ गया, मैं प्लस में आ गया। ये c1 c2 ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं इसके बराबर ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे हम जानते, देखो इक्वेशन हमने देखा था कि ये कब, जब दोनों का मान अद्वितीय कब होता है। हमने इसकी 3 कंडीशन देखी थी। 3 कंडीशन कौन सी देखी थी, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। एक कंडीशन देखी थी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। एक कंडीशन देखती a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन में हमने कहा था कि ये दोनों जब रेखाएं ये सभी मान क्या हो इक्वल हो, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है समपाती होती है, कोलिनियर होती है। दोनों रेखाएं कैसी होती है समपाती, कोलिनियर। इस कंडीशन में हमने क्या कहा था कि दोनों रेखाएं होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, संपाती नहीं होकर कैसे होती है, दोनों रेखाएं क्या होती है समांतर होती है, पैरेलल होती है। और इस कंडीशन में क्या कहा था कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और जो प्रतिच्छेद करेगी, जो प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा वो दोनों रेखाओं का क्या आएगा अद्वितीय हल आएगा, अर्थात एक ही हल आएगा। वो कैसा आएगा अद्वितीय हल आएगा, अर्थात इस कंडीशन में क्या आएगा उसका अद्वितीय हल आएगा, अर्थात यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसका। इस कंडीशन में दोनों रेखाएं कैसी होती है पैरेलल होती है। पैरेलल रेखाएं हम जानते हैं कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और जब ये कंडीशन आती है, इस कंडीशन में दोनों रेखाएं क्या होती है एक दूसरे के संपाती होती है, अर्थात इसके इन्फिनिटिव हल होंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या होती है हर जगह पे काटेंगी, अर्थात जो सभी पॉइंट्स पे एक दूसरे को क्या करती है काटती जाएगी, इसलिए इसके क्या हो जाएंगे इन्फिनिटिव हल हो जाएंगे। और यहाँ पे जो हल होगा केवल यूनिक हल होगा। एक यही कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है दोनों के दोनों क्या होते हैं हल यूनिक होते हैं। अर्थात हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर इसका मान अगर क्या आता है कि यहाँ से अगर इसका मान निकालना चाहिए, सारणी का मान हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस। यहाँ से क्या आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। अगर ये क्या आ गया इसका मान आ गया, अगर ये मान ये दोनों अगर इक्वल नहीं होंगी, ये वाली कंडीशन होंगी, ये वाली कंडीशन होगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि a1 b2 नॉट इक्वल टू b1 a2। ये दोनों इक्वल टू नहीं होंगे तभी तो इसका क्या होगा हल क्या होगा अद्वितीय होगा। दोनों अद्वितीय होगा, इसका मतलब मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ a1 b2 माइनस b1 a2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। इस कंडीशन में क्या होगा दोनों समीकरणों पे क्या निकलेगा हल विद्यमान होगा। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ कि यदि a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0, अगर ये दोनों 0 के इक्वल नहीं होते हैं, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका मान क्या होगा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का मतलब इसका हल होगा वो कैसा होगा यूनिक होगा। अगर मैं यहाँ से बोल दूँ कि a1 b2 माइनस a1 b1 अगर ये 0 के इक्वल होता है, तो इस कंडीशन में क्या बोल सकता हूँ कि इस अवयव का जो हल होगा वो हल विद्यमान नहीं होगा। अर्थात यहाँ पे इसका क्या नहीं होगा हल विद्यमान नहीं होगा। ऐसा कब होता है जब दोनों की दोनों इक्वेशन कैसे होगी पैरेलल होगी। देखो इस कंडीशन में आएगा दोनों इक्वल, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों क्या हो गए इक्वल, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो इसका मान क्या हो गया 0, तो इसका मतलब हल विद्यमान नहीं होता है। और जब ये कंडीशन आ जाती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि यह अव्युत्क्रमीय अवयव कहलाता है। अव्युत्क्रमणीय सारणिक अव्युत्क्रमणीय सारणी कहलाता है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि जो मान आएगा ए का क्या है डिटरमाइंड, अर्थात ए का डिटरमाइंड का मान अगर 0 हो तब हम इसको क्या बोलते हैं कि ये अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा, अर्थात इसका व्युत्क्रमणीय अर्थात इसका इनवर्स प्राप्त नहीं कर सकते। ये इस प्रकार का होता है कि ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि जब ए के सारणी का मान अगर 0 होता है तो वह अव्युत्क्रमीय अवयव कहलाता है, अव्युत्क्रमीय सारणी कहलाती है। अब देखो बात करते हैं कि जो अवयव हैं ये अवयव को हमने ये तो देख लिया कि जो ये डिटरमाइंस होते हैं, डिटरमाइंस का ये कितने कितने क्रम का होता है, 2 क्रम का कौन सा होता है, 3 क्रम का कौन सा होता है, अर्थात 4th ऑर्डर का कौन सा होता है, 5th ऑर्डर का कौन सा होता है, इनके क्रम ऑर्डर्स के बारे में हमने पढ़ लिया।
अब देखेंगे कि इन ऑर्डर्स पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं कि हमें बताना होता है कि ये जैसे मान लिया ये क्वेश्चन है 2 3 4 3, ये कोई सारणिक है ए का मान, तो हमें ये बताना है कि कितने ऑर्डर का है। तो मैं यहाँ इसको देख के बता सकता हूँ कि ये 2 क्रम का क्या है, सारणिक है। तो इस प्रकार सारणिक दिया हुआ, तो अब हमें ज्ञात करना है कि इसका मान किस प्रकार, वैल्यू इसका जो सारणी का मान होता है वो सारणी का मान किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा सारणी का मान फाइंड आउट करना। यहां से हमने ये तो सीख लिया कि सारणिक क्या होता है, सारणिक की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, किस प्रकार लिखा जाता है और कौन सा सारणिक किस क्रम का होता है, ये हमने पढ़ लिया। सारणिक और अवयव में अंतर भी समझ लिया कि अवयव होता है वो कितने भी क्रम का हो सकता है, 2/3 का, 3/4 का, 2 × 2 का भी हो सकता है, 3 × 3 का भी हो सकता है, 3 × 2 का भी हो सकता है। लेकिन मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, 2 क्रम्स का, यानी अर्थात रो और कॉलम्स की जो यहाँ पे क्या होता है, रो एंड कॉलम दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों का मान क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखो बात करते हैं सारणी का मान, सारणिक का मान। अब देखो सारणिक के मान, सबसे पहले इसको लिखने का, अर्थात इस जैसे मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स को हमने ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया था इस प्रकार, तो सारणी को भी इसके द्वारा भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, या डिटरमाइन ऑफ ए इसके द्वारा भी क्या कर जाता है, लिखा जाता है। तो यहां से सेम वही, और इसके जो अवयव होंगे इसके अंदर होंगे, और इनको क्या लिखा जाता है, स्मॉल लेटर के रूप में लिखा जाता है। अर्थात अगर नंबर्स में होता नंबर्स में लिख देते हैं, वरना इनको क्या लिखा जाता है, स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाता है। और जो डिटरमाइन का मान होता है इसको क्या लिखा जाता है, या तो एक इसके में भी लिखते हैं, इसको इसमें भी लिखते हैं डिटरमाइन ऑफ ए, या ए के द्वारा भी कभी भी लिख देते हैं इसको। तो ये इसको डिटरमाइन को लिखने का तरीका। अब इसके मान की बात करते हैं। सबसे पहले 2 क्रम के सारणिक की बात करते हैं। अब इसका मान निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें चिन्ह पता होना चाहिए। चिन्ह कैसे होगा, जैसे मान लिया मैंने 2/2 के एक अवयव की बात करता हूं, जैसे यहां पे कोई है A B C D, ये कोई A क्या है, एक सारणिक है, और सारणिक की ये एलिमेंट्स है। तो ये कौन से क्रम का है, 2 क्रम का एक एलिमेंट, 2 क्रम का एक क्या है, सारणिक है। यहां पे बात करते हैं, सबसे पहला जो अवयव होता है प्लस माइनस, अल्टरनेट चलता रहता है। अगर 3 क्रम्स की बात करता हूं, A B C D E F, यहां पे देखो अल्टरनेट, सबसे पहला पॉजिटिव होता है, उसके बाद नेगेटिव, पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, इसी प्रकार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अर्थात ये अल्टरनेट चलता रहेगा। इस प्रकार ये अल्टरनेट चलता रहेगा। यहां पे 3/3 का लेना है ना, GHI प्लस, यहां देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या रहते हैं, इसके अल्टरनेट चलते रहते हैं। अल्टरनेट का मतलब ये अगर प्लस है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अल्टरनेट चलते रहते हैं। और अल्टरनेट के साथ साथ में इनका प्लस चिन्ह भी ये याद रखना है आपको, और हमेशा ये याद ही रखना है कि ये प्लस वाला ये प्लस चिन्ह के साथ आएगा, ये माइनस चिन्ह के साथ आएगा, ये प्लस चिन्ह के साथ आएगा, ये माइनस चिन्ह के साथ आएगा। अब देखो इसको, ये इसका चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है, इसके सारणी का मान जब फाइंड आउट करते हैं ना, इस मान में हमें इस चिन्ह का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे 2/2 का एक कोई सारणिक है, ये जैसे मान लिया A है, और ये कोई सारणिक है, इसको मान लिया A B C D, और इसका क्या मान चाहिए हमें, इसके सारणी का मान फाइंड आउट करना है। तो मान कैसे फाइंड आउट, मैंने क्या कहा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे करना है। ये प्लस का था, प्लस को इससे, ये भी देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, या तो हम देखो इसका मान निकालते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, देखो जैसे मान लिया कि ये कोई सारणिक है A B C D, या तो आप दोनों कॉलम से कोई भी एक कॉलम ले लो, कॉलम से इसका मान निकाल सकते हो, या किसी इसकी पंक्ति से मान निकाल सकते हो। आपको या तो एक पूरी पंक्ति पकड़नी है, या क्या करना है, पूरा का पूरा एक कॉलम लेना है। इनकी मदद से क्या निकालते हैं, सारणी का। जैसे ये 2/2 का था, ये 3/3 का था, A B C
D E F G H I, ये थ्री क्रम्स का क्या है, एक सारणिक है। तो यहाँ से ये प्लस माइनस प्लस, या तो आप एक रो के आधार पे इसका क्या निकाल सकते हो, मान निकाल सकते हो, या कॉलम के बेस के आधार पे इसका क्या मान निकाल सकते हो, मान निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे a इंटू डी माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा b इंटू सी। तो ये इसका पॉजिटिव मान ले लेते हैं, सारणिक में रखना था तो सारणिक में रख सकते हो, वरना इसका जो मान आएगा ये क्या आएगा, सारणिक का मान होगा। अगर ये हमें पॉजिटिव में चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव, तो इसको भी क्या कहते हैं सारणिक में लेके दो। अगर प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस में भी होता है, तो हम उसका वैल्यू की बात करते हैं तो इसको माइनस प्लस में भी ले लेते हैं, अगर इसके सारणी की बात करते हैं तब। अब मैं बात लेता हूँ थ्री क्रम की बात करता हूँ। तो थर्ड क्रम का होता है जैसे A B C D E F G H I। अब यहाँ से हम इसके जो मान है डिटरमाइन, इसका मान कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने क्या कहा कि इनके जो चिन्ह होते हैं वो क्या अल्टरनेट होते हैं, कैसे भी लिख दो आप, प्लस माइनस प्लस, या यहाँ से आप इससे नीचे चलो माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ से आप या तो क्या ले लो, एक कॉलम उठा लो, या क्या कर सकते हो एक रो ले सकते हो। सबसे पहले मैं देखो रो से बात करता हूँ कि R1 वाले इस रो की बात करता हूँ। तो अगर इसको मैं मान लेता हूँ कि ये बी मैट्रिक्स था, तो बी मैट्रिक्स का जो मापांक आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा कि A प्लस का था, इसका किससे मल्टीप्लाई। अब देखो ये वाला जब इसकी बात करते हैं ना, तो इस वाले रो को, इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बाकी के जो बचे वो ऐसे कैसे अल्टरनेट लिख देते हैं, E F H और I। अब देखो इसके बाद में, अब अगर रो से करना चाहते हो तो दो नेक्स्ट अभी क्या आएगा माइनस बी, अगर कॉलम से करना चाहते हो तो क्या आएगा डी। तो पहले अपन रो से बात करते हैं कि इसके रो से मान निकालते हैं, इसके बाद नेक्स्ट अभी क्या आया माइनस का बी। अब माइनस आएगा क्यों, क्योंकि ये चिन्ह क्या आ रहा है, किसका आ रहा है माइनस का, इसलिए माइनस मैंने चिन्ह प्रॉपर्टी आपको पहले बताई थी। यहाँ से क्या आ गया माइनस का बी, तो माइनस का बी के सापेक्ष क्या आएगा, देखो इसके सापेक्ष ये वाली रो, ये वाला कॉलम और ये वाली रो। अब हमारे पास क्या बचा, बी आई और जी एफ, ये जी और एफ, ये आ गया इसका मान। इसके बाद में सी का मान में क्या आया, ये वाले सी है, सी के सापेक्ष ये कॉलम और ये रो। इसके सापेक्ष हमारे पास बचा क्या, डी जी ई और एच। इसके बाद में इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं आगे। हमें पता है दो का सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं, ए को इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सी। तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा बताओ, ई आई माइनस एफ एच माइनस का बी इंटू डी आई माइनस एफ जी और प्लस सी डी एच माइनस जी ई। तो ये इस प्रकार हम इसके सारणी का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो इनके एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों के एक एक क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लिया कि ए कोई मैट्रिक्स है, ये 2 3 माइनस का 1 4। हमें ज्ञात करना है इस सारणी का मान ज्ञात करो। तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो एक का मापांक का पता है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 और ये 3 इंटू माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3। इसका मान कितना आ गया 11। ये आ गया इस प्रकार सारणी का मान। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 3 2 माइनस का 1 6 एनी कोई भी होना चाहिए। यहाँ से जब दो क्रम का मैट्रिक्स होता है तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको इससे अब देखो डायरेक्ट कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 18 माइनस ये क्या आ गया माइनस के 2। तो यहाँ से कितना आ गया 18 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2, तो ये कितना हो गया 20।
तो इस प्रकार 2 की अगर कोई मैट्रिक्स होती है तो हम इस प्रकार इसका मान क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं एक 3 क्रम की मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि उसका मान किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है। 3 क्रम्स की जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने है। इस मैट्रिक्स का मान फाइंड आउट करना है। इसका मैट्रिक्स का मान फाइंड आउट करना मैंने क्या कहा, या तो आप पूरी क्या ले सकते हो रो, इसको क्या बोलते हैं रो R1, ये रो R2, ये रो R3, और इसको क्या बोल सकते हैं, ये कॉलम C1, ये कॉलम C2 और ये कॉलम C3। अर्थात ये 3 क्रम का क्या है, एक सारणिक है। अब इसका मान फाइंड आउट करना है, अर्थात एक का मान फाइंड आउट करना, तो कैसे करते हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, किसी एक रो को ले लो, चाहे इस रो को ले लो, चाहे इस रो को ले लो, कोई जरूरी नहीं है आप इसी रो को लो, या इस रो को ले सकते हो, या कोई कॉलम ले लो, या तो ये कॉलम ले लो, या ये कॉलम ले लो, या ये कॉलम ले लो। आप किसी भी एक चीज को अपन चूज कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ रो 1 के सापेक्ष निकालता हूँ, तो रो 1 का जो फर्स्ट अवयव क्या आता है, जैसे प्लस माइनस प्लस, यही होता है। यहां से इसका मान निकालता हूं कि 1 लिया, तो यहां से हम जानते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्या आया हमारे पास, क्या बचा 5 6 8 9, माइनस का 2, यहां पे ये माइनस का आएगा, माइनस का 2। अब इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्या आया यहां से 4 6 7 9। इसके बाद में इस रो से बात करता हूं 3, तो 3 से बात किया तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, यहाँ क्या बचा 4 5 7 8, ये आ गया। अब यहाँ से इनके मान की बात करते हैं, तो हमें इसका मान पता है कि 2 मैट्रिक्स को कैसे हल करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 45, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 48 सॉरी 8 मल्टीप्लाई 6, यहां से क्या गया माइनस का 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 36, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना गया 42, प्लस के 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 32, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 35। यहां से क्या गया माइनस के 3, 1 से किया माइनस के 3, यहां पे क्या आ गया माइनस के 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये कितना गया माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, 2 × 6 कितना हो गया 12, और यहाँ से कितना आ गया माइनस के 3 को प्लस के 3 से किया माइनस के 9, तो यहाँ से इसका मान निकालो तो ये कितना आ गया 12 माइनस के 12 क्या आ गया 0 आ गया। अब हम देखते हैं, तो हम इस प्रकार हमने सारणिक का मान निकालना सीख लिया। अब इसके बाद में देखते हैं कि किसी सारणिक का सहखंड क्या होता है और उपसारणिक क्या होती है। न्यू टॉपिक है कि सारणिक का उपसारणिक व सहखंड, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटरमाइन, किसी डिटरमाइन के कोफैक्टर्स एंड द माइनर्स क्या होते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो हमने ये कहा था कि ये कोई क्या है, एक सारणिक है, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कुछ सारणिक है। सारणिक के ये सभी क्या है, अब ये है। अब इसके देखो प्लस माइनस का जो चिन्ह आया था ना, यहाँ से लेते हैं, देखो -1 की पावर 1 + 1, तो यहाँ से क्या आ गया -1 की पावर कितनी हो गई 2, तो -1 की पावर क्या हो गया 2 का मान मतलब कितना हो गया कि प्लस चिन्ह आएगा, क्योंकि प्लस -1 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया -1 की पावर 2, -1 × -1 माइनस माइनस क्या हो गया +1, तो 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ से वापस वही बात आ गई। यहाँ से इसकी पावर क्या हो गया कि -1 की पावर 1 + का 2, इसका मतलब कितना हो गया -1 की पावर 3, इसका मतलब कितना माइनस का 1, तो -1 से गुणा करेंगे, इसलिए ये कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता है। हमने यही कहा था यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इसके क्या है एलिमेंट है। ये कोई सारणिक थे, सारणिक के ये एलिमेंट होते हैं, ये हमने पहले भी देख लिया था, मैट्रिक्स में भी सीखा था कि इसके एलिमेंट्स के बारे में,
एलिमेंट्स क्या होते हैं, और इनका जब सारणी का मान निकालते हैं तब ये प्लस माइनस का चिन्ह का अपने काम में यूज में लेते हैं। अब देखो इसका मान अपने यूज में लिया तो इसका इस प्रकार ही मान निकाला था हमने कि A11, इसके लिए हमने क्या किया था, इसके बाद में इसको ऐसे कैसे रहने दिया, इसको क्या किया, इस सारणी को क्या लिखा, A22, A23, A32, A33, ये है। इसके बाद में हमने लिखा था माइनस के चिन्ह के साथ लिखा था A12 क्या आया था, इसको छोड़ दिया, यहाँ पे क्या आया A21, ये क्या आया A23, ये आ गया A31, ये क्या आ गया A33। अब यहाँ से मैं केवल आपको समझाने के लिए ये बता रहा था कि ये जब अब मैं इसकी बात करता हूँ कि A11 का उपसारणिक, अगर A11 की उपसारणिक, इसको मैं क्या बोल दिया, मैंने इसको एक नाम दे दिया A11, अर्थात ये क्या हो गया A11 इंटू कैपिटल A11। कैपिटल A11 इसका क्या कहलाता है, A11 की क्या कहलाती है, उपसारणिक कहलाती है। या इसका मतलब ये क्या हो गया, इसकी उपसारणिक कहलाती है। ये A11 किसकी है, A11 किसके साथ उपसारणिक है, इसकी उपसारणिक क्या हो गई, ये वाला इसकी क्या हो गई उपसारणिक। मैं बात करता हूँ A12 की उपसारणिक क्या हो गई, A12 की उपसारणिक क्या हो गई 12, A23, A31, A33, ये क्या हो गई A12 की क्या है उपसारणिक। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मैं किसी भी सारणी का मान निकाल सकता हूँ, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ A11 इंटू A11। अब किसके सापेक्ष निकालना है, यहाँ से देखो और किसी की बात करते हैं, जैसे मान लिया मेरे को चाहिए कि A22 की उपसारणिक क्या होगी, A22 की बात करें, ये रहा A22, इसको छोड़ देंगे तो यहाँ से A22 क्या बच जाएगी A11, क्योंकि ये वाला छूट जाएगा, तो यहाँ से क्या बता A11, A13, यहाँ क्या बच जाएगा A31 और A33, अर्थात ये किसकी है, A22 की उपसारणिक है। मैं आपको पूछूं कि A32 की उपसारणिक क्या होगी, A32 की उपसारणिक, A32 की बात करते हैं, A32 ले लो, ये रहा A32, इसको छोड़ दो, यहाँ पे क्या है A11, A23, A13 और यहाँ से आ गया A11, A13, A21, A23, तो यहाँ से ये 32 की क्या आ गई, इसको छोड़ दिया, यहाँ A1 ये आ गई, तो इसकी उपसारणिक कहलाती है ये चीज़। हम किसी भी एलिमेंट्स की क्या ज्ञात कर सकते हैं, उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। उपसारणिक को ये कैपिटल A के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब इसके उपसारणिक को किसके प्रदर्शित करेंगे, इसको किसके बराबर प्रदर्शित करेंगे, ये A2 के रूप में प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल A के, कैपिटल A2, ये अर्थात ये क्या है उपसारणिक है किसकी, इस A की उपसारणिक है। तो ये उपसारणिक हो गई। तो यहाँ से हम इसके मान की बात करते हैं, तो यहाँ से इसका मान यहाँ से ये आता है। अब देखो यहाँ से इसके मान किसके सापेक्ष निकालते हैं, अभी हमने मान निकालना सीखा था, तो यहाँ से मैं एक के मापांक की बात करता हूँ। एक के मापांक क्या जाएगा A11 इंटू A11 माइनस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, ये तो R1 के सापेक्ष, इसके सापेक्ष निकाला, इसके यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कॉलम के सापेक्ष निकालो इसका मान, कि C1 के सापेक्ष इसका मान क्या हो जाएगा, C1 के सापेक्ष क्या हो जाएगा, इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक का मापांक क्या हो जाएगा कि A11 इंटू A11, फिर A माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा A21 इंटू A21, यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस A31 इंटू A3। ये क्या आ गया इसका, इस प्रकार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, A का मान ज्ञात कर सकते हैं, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसी सारणी का। अब यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि किसी भी अवयव का क्या निकाल सकते हैं, हम उपसारणिक निकाल सकते हैं, अर्थात इसकी उपसारणिक क्या होती है ये हम बता सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी सारणी की उपसारणिक किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। जैसे मेरे पास कोई A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कोई सारणिक है। मैं यहां पे पूछूं कि अवयव 6 की उपसारणिक क्या होगी, अवयव 6 की उपसारणिक, अर्थात इस अवयव की क्या चाहिए हमें, उपसारणिक।
इसकी उपसारणिक चीज, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसकी उपसारणिक क्या आ गई बताओ? ए कौन सा अवयव था? ये A11, ये A12, ये A13, ये A21, ये A22, ये A23, ये A31, A32 और ये A33। तो ये कौन सा अवयव था? A22, 23 सॉरी, यही था। A23 बोल दो आप, या क्या बोल दो, A6 भी बोल सकते हो कि A6 की उपसारणी क्या होगी। यहाँ से इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, यहाँ क्या आ गया? 1 2 7 8। तो ये क्या, A6 की क्या आ गई? उपसारणी आ गई। इसी प्रकार मैं निकालना चाहूँगा कि A8 की उपसारणी क्या होगी? A8 की, इसका मतलब इसकी क्या चाहिए अपने को? उपसारणी। तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ से क्या जाएगा? 1, यहाँ क्या आ गया? 3, यहाँ क्या आ गया? 6 और यहाँ क्या आ गया? 4। तो इस प्रकार हम किसी की उपसारणिक का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। यह तो था उपसारणिक। अब बात करते हैं सहखंड की। सहखंड क्या होता है? अब देखो हमने क्या पढ़ा, उपसारणिक हमने निकाला। अगर उपसारणिक का मान जैसे A11 आया, A12 आया, A13 आया, A21 आया, A22 आया, A23 आया, A31 आया, A32 आया, A33 आया, ये क्या आया? ये क्या है? उपसारणिक। ये क्या है? उपसारणिक। अब उपसारणिक को मैं किस में बदलता हूं? सेकंड में। अर्थात यहां पे हम अगर इनको चिन्ह के साथ प्रदर्शित कर दें, अगर उपसारणिक को मैं किसके साथ बदल दूं? उपसारणिक प्लस में अगर इनको चिन्ह के साथ लिखता हूं, किसके साथ? चिन्ह के साथ, तब ये क्या बन जाती है? सहखंड बन जाता है। क्या बन जाता है? सहखंड। अर्थात जैसे मैं बात करता हूं कि A11 का सहखंड, सहखंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F11 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F11 से। इसका मतलब यहाँ पे देखो F11 की बात करते हैं तो F11 की, इसका मतलब -1 की पावर 1 + 1 और इंटू इसका जो ये क्या आया था हमारे पास? A11 लिख देते हैं। अर्थात इसका क्या आएगा? उपसारणिक। उपसारणिक इंटू चिन्ह के साथ जब इसको लिख देते हैं तो ये किस में बदल जाता है? सहखंड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार में अगर बात करता हूँ A12 का सहखंड, सहखंड क्या हो जाएगा? F12। तो ये क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 2 A12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये -1 ही तो आएगा, इसका मतलब ये -1 2 और यहाँ ये किसका मान आएगा? प्लस आ जाएगा। 1 की पावर देखो 2 -1 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस का चिन्ह। तो ये क्या आ जाएगा? A11। तो यहाँ से क्या आ गया? माइनस का A12। ठीक इसी प्रकार अब देखो यहाँ से क्या चेंज कर दिया? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये है। अब इसको प्लस माइनस के साथ जैसे परिवर्तित करोगे तो ये किस में बदल जाएगा? F, इसके कोफैक्टर में बदल जाएगा। अर्थात ये इसका क्या है? सहखंड रूप कहलाता है। अर्थात इनको प्लस माइनस के रूप में अगर लिख देता हूँ मैं, अर्थात ये देखो इसका A12 का सहखंड क्या हो गया? ये इस प्रकार। अगर इनको चिन्ह के साथ लिख दिया जाए तो ये इसके क्या थे? मैंने लिखने का एक बार तरीका बताया था कि आपको इसको क्या लिख दिया? प्लस माइनस के साथ लिख दिया जाए, इसके चिन्ह के साथ लिख दिया जाए, तब ये किस में बदल जाते हैं? उपसारणी किस में बदल जाती है? सहखंड में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात हम अब हमारे पास मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई सारणिक थी। अब इस सारणिक में हमें, जैसे मैं मान पहले सभी ज्ञात कर लेता हूँ इसके उपसारणिक। बताओ A11 क्या आएगी? A11 यही तो आएगा। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या आ जाएगा? A11 का मान कितना आएगा? 5 6 8 9। A12 क्या आएगा? इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 6 7 9। इसी प्रकार A13 क्या आ जाएगा? A13 ये रहा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ से क्या आ गया? 4 5 7 8। इसी प्रकार यहाँ से आ जाएगा A21। A21 कितना आ जाएगा? यानी अर्थात 21 की क्या आ जाएगी? उपसारणी का मान क्या आएगा? यहाँ से इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, यहाँ से क्या आ गया? 2 9 3 8। ठीक इसी प्रकार A22 की जो उपसारणिक आएगी, ये क्या आएगी?
822 ये रहा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, यहाँ से क्या गया 1973। ठीक इसी प्रकार यहाँ से A23 का मान क्या आएगा, A23 बोल सकते हो या A6 बोल दो आप। यहाँ से किसके इसको क्या दे सकते हो आप, A11 नहीं देना चाहो तो A1 A2 A3, अर्थात ये पॉइंट जब हमारे पास जैसे ये इसलिए काम में कहाँ काम में का नहीं आता, जब मान लो जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 आ गया तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम थोड़ा क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 3 कौन से का है। जैसे A3 ये आ गया और यहाँ पे A3 तो A भी A3 A भी A3 आएगा, तो इस कंडीशन में हम इसका उपयोग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाता है जब अवयव समान हो जाते हैं उस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन कंफ्यूज को दूर करने के लिए हमने डायरेक्ट मैंने क्या ले लिया, इनके अवयवों का क्रम हमें पता था इसलिए ऐसे लिख देते हैं। A23 का मतलब यहाँ से आएगा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, यहाँ क्या आया 1 2 7 8। ठीक इसी प्रकार क्या आएगा A31 भी आएगा। A31 क्या आएगा, ये वाला अवयव, इसका मतलब इसका क्या होगा 2 3 3 6। ठीक इसी प्रकार A32 का मतलब ये वाला अवयव, इसका जो उपसारणिक आएगी क्या आएगी 1 3 4 6। ठीक इसी प्रकार A33 क्या आएगी बताओ, यहाँ से ये रही A33, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, यहाँ से क्या गया 1 2 A33 लिया ना तो ये 4 3। ये क्या आ गई इसकी उपसारणिक। सभी अवयवों की हमने क्या निकाली है, उपसारणिक का मान फाइंड आउट कर लिया। अब इन उपसारणिक को अगर चिन्ह के साथ प्रदर्शित कर दिया जाए तो ये किस में बदल जाती है, सहखंड में। अर्थात हमने उपसारणिक मान निकाल लिया, अब अगर इनको प्लस माइनस के साथ बदल दिया जाए, अब हमें पता है कि A11 इसके साथ क्या आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्यों, अल्टरनेट लेके चला था मैंने, तो ये अल्टरनेट अपन ने निकाले हैं, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। या तो इस प्रकार याद रख सकते हो, या कैसे याद रख सकते हो, जैसे यहाँ 1 1 है तो -1 की पावर 1 + 1, और इसका जैसे मान निकालोगे ये क्या था, ये क्या आया था हमारे पास A11, और इसको क्या लिख दूं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं -1 की पावर 1 + का 2 × A12, ये -1 की पावर 1 + 3। अब देखो यहाँ से भी वही बात है, आप या तो डायरेक्ट लिख सकते हो प्लस A11 माइनस, अब देखो यहाँ से क्या लिखूंगा कि प्लस 1 + 1 कितना हो गया 2, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1, क्योंकि -1 की पावर कितनी हो जाएगी 2, तब वापस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा A11। इस A11 को अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि ये किस में बदल गया F11 में, अर्थात ये इसका क्या हो गया सहखंड। अब यहाँ पे इसकी बात करता हूँ कि यहाँ पे इसका प्लस माइनस के साथ लिख दिया, तो ये माइनस क्या आ गया A12, और A12 को क्या लिख सकता हूँ F12। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया कौन सा था A13 क्या आ गया, इसको क्या लिखता हूँ F13 लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब प्लस माइनस जो भी आए, अर्थात इसका प्लस माइनस चिन्ह के साथ जब लिख दिया जाता है इसको A21 के साथ, तब ये किस में बदल जाएगा F21 में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार हम इसके सहखंडित का मान भी निकाल सकते हैं, सहखंडित जो होता है इसका मान भी अपन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम किसी सारणी के उपसारणी का मान भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके सहखंड का भी मान फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमने इनके एग्जाम्पल भी देख लिए। तो इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक होता है, ये टॉपिक होता है कंप्लीट। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि किसी सारणी की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, अर्थात किसी सारणी की क्या जो सामान्य गुणधर्म होते हैं, उन सामान्य गुणधर्मों को अपन क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, कौन कौन से गुणधर्मों को सारणी जो है सेटिस्फाई करती है, और उन सारणिकों का उपयोग हम कहाँ यूज में लेंगे। उन सारणिकों का उपयोग हम किसी सारणी का प्रसार करने में लेते हैं। प्रसार का मतलब हो गया उसका मान निकालने में, उसका बेसिक प्रॉपर्टी का उपयोग लेते हैं, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी का यहाँ से अपन जैसे इसका प्रसार करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो उन कंडीशन में हम देखते हैं कि जो डिटरमाइंस होता है, वो सारणिक होता है, वो कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। उन बेसिक प्रॉपर्टी को अपन यूज में लेके क्या करते हैं, सारणी को सरल करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि आखिर हमने यहाँ पे इसका मान निकाला तो हमें क्या क्या मतलब क्या क्या अंतर लगा मैट्रिक्स में और डिटरमाइन में, इन दोनों में मेजर अंतर हमें क्या लगा, थोड़े से उसके बारे में और देख लेते हैं। देखो मैट्रिक्स देखा था हमने,
मैट्रिक्स में हम देखा था मैट्रिक्स 2/3 की भी होती है, 1/3 की भी होती है, 3/1 की भी होती है, 4/4 की भी होती है, 3/2/2 की भी होती है। इस मतलब ये किसी भी क्रम की हो सकती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या हो सकता है? किसी भी क्रम की हो सकती है। जबकि डिटरमाइन ये केवल वर्ग अवयवों की बनती है। किसकी बनती है? वर्ग अवयव का मतलब 2/2 की, 3/3 की, 4/4 की, 5/5 की। अर्थात 2/2 की होती है, इसको बोलते हैं 2 क्रम की सारणिक, इसको बोलते हैं 3 क्रम की सारणिक, इसको बोलते हैं 4 क्रम की सारणिक और इसको बोलते हैं 5 क्रम की सारणिक। ये बोलते हैं। थर्ड चीज, सारणिक जो मैट्रिक्स होती है अवयव, अवयव का मान निकाला नहीं जा सकता। अर्थात अवयव होता है, अवयव का क्या, जो भी अवयव होता है एक फिक्स होता है, उसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकती है। अर्थात अवयव क्या होता है? एक, और जब भी सारणिक एक निश्चित मान होता है इसका। सारणी का क्या होता है? निश्चित मान होता है, इसका निश्चित मान नहीं होता है, निश्चित मान नहीं होता। निश्चित मान मतलब इनके जो मतलब जैसे इनकी जैसे ये 2, 3, 5, 7, 6, 7 ये से एक कोई अवयव है, तो इसका मान हम वैल्यू नहीं फाउंड आउट कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो भी सारणिक होता है उन सारणी का हम क्या क्या कर सकते हैं? उसका मान फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्थात एक निश्चित मान उनका क्या आएगा? एक निश्चित मान आएगा। तो ये इनमें जो मेजर जो अंतर थे वो मेजर अंतर इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसका क्या क्या अंतर हमें लगा कि जो सारणिक है उसमें क्या अंतर था और जो मैट्रिक्स था उसमें क्या अंतर है। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किसी सारणिक के बेसिक प्रॉपर्टी, और बेसिक प्रॉपर्टी के साथ साथ हम उनके प्रॉपर्टी किस प्रकार उनकी प्रॉपर्टी फॉलो करती है तो साथ साथ में देखते रहेंगे। अब देखो, गुणधर्म, सारणी का जो फर्स्ट गुणधर्म होता है, देखो ये एक कोई सारणिक है, जैसे मान लिया, जो सभी में एक ही एग्जांपल से लेके करता हूं। जैसे मान लिया ये कोई एक सारणिक है, फर्स्ट गुणधर्म याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई सारणिक है। इस सारणिका में क्या निकालना हूं? परिवर्तित सारणी निकालना चाहूँ, एडेस। परिवर्तित सारणी क्या होता है? हमने अवयव में देखा था, जैसे 2 3 4 5 6 7 ये था, कोई ये 3/3 की क्या है? एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हमने परिवर्तित अवयव देखा था, अर्थात इसका ट्रांसपोज, इसको a डेस या a की पावर t से हमने निरूपित किया था। अर्थात मैंने क्या किया था? इसके पंक्ति को मैंने किस में बदल दिया था? स्तंभ में, और स्तंभ को किस में बदल दिया? पंक्ति में। तो ये इसकी R1 क्या थी? पंक्ति थी। R1 पंक्ति को मैंने किस में बदल दिया? इसको स्तंभ में बदल दिया। ये R2 क्या था? स्तंभ था, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉलम में। ये R3 इसकी क्या थी? पंक्ति थी, इसको मैंने किस में बदल दिया? स्तंभ में बदल दिया। तो ये इसका ट्रांसपोज क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। इसी प्रकार इसका भी क्या निकाल सकते हैं? परिवर्तित सारणी का मान निकाल सकते हैं, अर्थात a डेस का मान निकाल सकते हैं, या a की पावर t के द्वारा भी इसको क्या कर सकते हैं? अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके भी जो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 क्या है? रो है, ये C1। अर्थात मैं क्या कर सकता हूँ? R1 को चाहे C में कन्वर्ट कर दो या C1 को R में कन्वर्ट कर दो, दोनों एक ही बात है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि इस R1 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? 1 2 3 में, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से 4 5 6 में, और यहाँ से 7 8 9 में। ये मैंने क्या कर दिया? इसका परिवर्तित अवयव फाइंड आउट कर दिया। अब हमें पता है, अब हम दोनों का एक बार मान निकाल के देखते हैं कि क्या इनमें क्या संबंध आता है। यहाँ से मैं इसका मान निकालता हूँ तो मेरे पास क्या हुआ? 1 इंटू, यहाँ से इसका मान निकालूंगा तो ये क्या आएगा? 5 इंटू 6 8 इंटू 9 माइनस का 2। इस सारणी का मान फाइंड आउट करते हैं। माइनस का 2 इंटू 2 का मान निकालेंगे तो ये वाला छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ से क्या आ गया? 4 6 7 9। यहाँ से प्लस के 3 इंटू इसका मान निकालेंगे, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, यहाँ से क्या आ गया? 4 5 7
जब इसका मान फाइंड आउट करते हैं तो ये कितना आ गया 45, ये 1 तो था ही, माइनस 48 माइनस के 2 इंटू 36 42 प्लस के 3 इंटू 32 माइनस 35। यहाँ से इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये क्या आ गया माइनस का 3, और ये कितना आ गया माइनस के 6 इंटू 2 प्लस के 12 है। यहाँ से कितना आ गया माइनस के 3 इंटू माइनस के 3, तो इसका मान कितना आ गया 12 माइनस के 12, इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। हमने देखा कि इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। अब इसके ट्रांसपोर्ट का हम अपन क्या मान निकालते हैं, हमें एक बार ऐसा लेना है ताकि ये मान बार 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अपन देखेंगे कि इसका मान 0 आएगा तो इसका मान भी देखो, ये इसका ट्रांसपोर्ट का मान निकाल के देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का एक वैल्यू कोई भी चेंज कर दो, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 2 कर दिया चेंज, तो इसको एक बार दोबारा देखते हैं। देखो इसको मान निकालते हैं एक बार, तो यहाँ से इसका मान निकाला तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। देखो इसका मान निकालो एक बार दूसरा, 0 नहीं आना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है, बेसिक संबंध क्या रखते हैं दोनों, इसलिए बार 0 वाले नहीं ले रहा। 1 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 10 माइनस ये कितना आ गया 48 माइनस के 2 इंटू ये कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया यहाँ से प्लस के 3, ये कितना आ गया, और ये कितना आ गया। यहाँ से इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये माइनस के कितना आ गया 38, और ये क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, ये कितने आ गए 8, इसमें सब्ट्रैक्ट किया तब हमारे पास आ गए 34 को जब इससे किया 38, और यहाँ से क्या आ गया माइनस के 9। जब इसका सॉल्यूशन किया ये कितना आ गया 68 माइनस इनको जब ऐड किया तो ये आ गए 47, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 1 2 21 आ गया, तो इसका मान कितना आ गया 21। अब देखते हैं इसके, अब इसके ट्रांसपोर्ट जब चेंज किया इसको तो यहाँ पे हमने 9 लिया था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा इसका, हमने इसकी जगह बार चेंज कर दिया 2 रख दिया था, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। अब यहाँ से इसका मान फाइंड आउट करते हैं तो 1 इंटू यहाँ से 1 को छोड़ दिया, क्या आ गया 5 2 8 6, यहाँ से माइनस के 4 से ये क्या हो गया ये वाला 0 ये वाला 0, तो 2 2 8 3 प्लस के 7 को जब करूँगा यहाँ से क्या आ जाएगा 2 5 3 6। अब यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 10 माइनस 48, यहाँ से माइनस के 4, ये क्या आ गया 4 माइनस 24 प्लस 7 इंटू ये कितना आ गया 12 माइनस 15। यहाँ से इनको गुणा करते हैं, ये कितना आ गया माइनस के 38, ये कितना आ गया माइनस के 20, माइनस के 20 को इससे माइनस से क्या हो गया प्लस के 80, यहाँ से कितना है माइनस के 3, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 21। इनको ऐड किया तो यहाँ से क्या आ गया, और इनको ऐड किया तो ये 9, और ये कितना आ गया 5। इसमें से जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया 21। अब यहाँ से हमने देखा कि एक का जब हमने क्या मान निकाला, इसका जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट की तब कितना आया इसका मान, सारणी का जो प्रसार आया वो कितना आया 21, और इसके ट्रांसपोर्ट का जब इसका प्रसार किया तब भी मान कितना आया 1। अर्थात मैं क्या बता सकता हूँ कि फर्स्ट जो गुणधर्म आया वो क्या आया कि किसी सारणिक के मान तथा उसका परिवर्तित सारणिक का मान क्या होता है इक्वल होता है, अर्थात एक का मान इक्वल होता है एक के ट्रांसपोर्ट का मान, या क्या बोल सकते हैं एक के परिवर्तित सारणिक बोलते हैं। इन दोनों का मान क्या होता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अर्थात इसको गुणधर्म नंबर फर्स्ट बोल देंगे। फर्स्ट गुणधर्म क्या हुआ कि किसी सारणिक का प्रसार का मान तथा उसके ट्रांसपोर्ट के प्रसार का मान क्या होता है इक्वल। अब देखते हैं सेकंड गुणधर्म। जैसे ये कोई सारणिक है, इसका कोई भी सारणिक ले लेते हैं, ये कोई सारणिक है। अगर इसकी में कोई दो पंक्ति, अर्थात ये पंक्ति कौन सी है R1, ये पंक्ति कौन सी है R2,
ये पंक्ति कौन सी है, R3, या कोई दो कॉलम, ये कॉलम C1, ये कॉलम C2, या तो मैं क्या कर दूं, दो कोई भी कॉलम है, ये दो रो है, इन दो रो को क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, या R2 की जगह R1 लिख दूं, R2 की R2 की जगह R1 रख दूं, या क्या कर दूं, C1 की जगह C2 रख दूं, C2 की जगह C1 रख दूं, या C2 की जगह C3 रख दूं, C3 की जगह क्या रख दूं, C2। कोई भी दो मैंने क्या कर दी, या तो R1 के सापेक्ष, पंक्ति के सापेक्ष दो पंक्तियों को चेंज कर दूं, या दो क्या कर दूं, स्तंभों को चेंज कर दूं। तो मैं कोई भी जैसे चेंज कर दिया, मान लो ये A था, इसके सापेक्ष में चेंज कर देता हूँ, जैसे C1 को, C1 की जगह मैं क्या करता हूँ, C1 की जगह मैंने क्या कर दिया, C2, इन दोनों को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज कर दिया तो C1 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, 3 2 2, C2 की जगह C1 आ गया, C1 की जगह क्या आ गया, 2 1 1, और बाकी का सब कैसे है, सेम ऐसे। अब इसका अगर मैं प्रसार करता हूँ तो एक का जो प्रसार आएगा यहाँ से क्या आ सकता है, 2 इंटू, यहाँ से ये कट जाएगा, ये क्या आ गया, 4 दूनी 8 माइनस 6, यहाँ से क्या आ गया 3, यहाँ से ये कट गया, ये क्या आ गया 4 माइनस के 3, यहाँ से क्या आ गया प्लस के 4, इक्वल ये कैंसिल कितना आ गया 2 माइनस के 2। तो यहाँ से इसका मान कितना आ गया 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 4, ये कितना आ गया 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 3, और ये प्लस क्या आ गया 0। तो इसका मान कितना आ गया, यहाँ से इसका मापांक का मान निकालता हूँ तो ये क्या आ गया 3 इंटू 3 को कैंसिल किया, ये क्या आएगा 4 माइनस का 3 माइनस के 2 इंटू इसको इससे चेंज कर दिया, ये क्या आ गया 8 माइनस के 6 प्लस के 4 को इससे चेंज किया, ये क्या आ गया 2 माइनस के 2। यहाँ से इसका मान निकाला तो ये क्या आ गया 1 को इससे किया 3 माइनस 2 इंटू 8 माइनस के 2 प्लस के ये कितना हो गए 0। यहाँ से ये कितना हो गया 3 माइनस के 4 प्लस 0 इक्वल कितना आ गया माइनस का 1। अब देखो यहाँ से हमें हमारे पास एक का मान कितना आया था 1, और यहाँ पे कितना आ रहा है मान 1। अर्थात मेरे पास दूसरा गुणधर्म क्या कह सकता हूँ कि यदि किसी सारणिक का मान या तो दो क्या कर दूं, दो तो या दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करके उसका प्रसार का मान ज्ञात करता हूं, तो संख्यात्मक मान तो वही आता है लेकिन विपरीत चिन्ह के साथ आता है। अर्थात दूसरा सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का मापांक बराबर, इसको कुछ भी नाम दे दो, जैसे ए डैश नहीं बोल सकते, इसको नाम दे दिया, जैसे मान लो कुछ भी नाम दे दो कि दो पंक्ति, या ऐसे लिख सकते हो कि किसी सारणिक का दो पंक्ति या दो स्तंभों को एक दूसरे के सापेक्ष परिवर्तन करने पर उसका संख्यात्मक मान तो वही रहता है लेकिन विपरीत चिन्ह के साथ, अर्थात उनका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अर्थात यहाँ पॉजिटिव प्राप्त हुआ तो यहाँ पे कैसा प्राप्त हुआ, नेगेटिव प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये इसका दूसरा गुणधर्म था, ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में इसका देखते हैं तीसरा गुणधर्म। दो गुणधर्म देख लिए, अब देखो तीसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म यह है कि यदि मान लिया ये कोई मैट्रिक्स है और ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अगर कोई भी दो पंक्ति या दो अवयव, दो देख लिए हमने। तीसरा गुणधर्म क्या है कि दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो, अर्थात सर्वसमान हो। यहां से मैं बोल दूं जैसे ये R1 पंक्ति है, ये R2 पंक्ति है, ये R3 या तो इसके बराबर कोई भी, जैसे R1 के बराबर तो ये 1 2 3, या R2 के बराबर है तो क्या आएगा 4 5 6। इस कंडीशन में इसका मान क्या है, ये R3, तब हमें पता है कि R1 इक्वल क्या है R3, तब इसका मान क्या हो जाएगा, बिना इसका प्रसार किए इसका मान बता देंगे, इसका मान कितना होता है 0 होता है। या क्या बोल सकते हैं, स्तंभ के लिए भी बता सकते हैं कि जैसे ए कोई है, ये 1 2 3 ये आ गया, जैसे यहाँ पे ये दो बराबर ले लो। अब ये C1 C2 ये दोनों क्या है, इक्वल है, तब इस कंडीशन में इसके प्रसार का मान क्या आएगा 0।
अब करके देख लेते हैं, कोई सा भी एक ले लो, जैसे मान लिया मैंने ये लेता हूँ, यहाँ पे हमें पता है कि कौन सा बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है, तो इसका प्रसार करते हैं। प्रसार करो, 1 इंटू इसको और इसको छोड़ दिया, यहाँ से किया 5 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 5 प्लस के 2, सॉरी माइनस के 2, ये 2 इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, यहाँ से क्या आया -24 प्लस के 3, यहाँ से क्या आया, तो यहाँ से देखो ये कितना आया 30 माइनस 30 -2 इंटू ये 0 प्लस 3 इंटू 0, यहाँ से ये भी क्या आ गया 0, ये भी 0, ये भी 0, इसका मान कितना आ गया 0। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखो दोनों कौन कौन से R2 और R3 इक्वल थे, यहाँ पे C1 और C2 इक्वल, तो इसका मान फाइंड आउट करते हैं। जैसे 1 का 1 इंटू यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना आ गया 10 माइनस 12 -1, यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना आ गया 10 माइनस के 12 प्लस के 3, यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना आ गया 6 माइनस के 6, तो यहाँ से कितना आ गया 10 माइनस 12 माइनस के 2 माइनस के 1 इंटू माइनस के 2 और ये कितना हो गया प्लस के 0, तो यहाँ से कितना माइनस के 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 2 प्लस 0 इक्वल क्या आ गया 0। अर्थात हमारे पास तीसरा गुणधर्म हमें क्या प्राप्त हुआ कि जब किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो तो उसका मान क्या होता है, उसके प्रसार का मान क्या होता है 0 होता है। ये हम बता सकते हैं कि यदि किसी सारणी के 2 स्तंभ या 2 जो पंक्तियां होती हैं, इन पंक्तियों का मान अगर इक्वल होता है तब हम बताते हैं कि इस कंडीशन में इस डिटरमाइन का मान क्या होगा 0 होगा। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो देखते हैं। तीन गुणधर्म देख लिए। फोर्थ गुणधर्म, यदि कोई सारणिक है और इस सारणी की कोई पंक्ति या स्तंभ, फोर्थ पॉइंट, सारणिक की कोई पंक्ति या स्तंभ दोनों में से कोई एक 0 हो तो देखते हैं। जैसे मान लिया ये कोई R1 पंक्ति है, अब इसका जो प्रसार आएगा वो क्या आएगा 0, या तो ये या ये R2 यहां पे क्या है R2 पंक्ति, यहां पे R1 पंक्ति 0 0 है, या कॉलम भी हो सकते हैं 0 0 0, ये कुछ मान लो A B C D E ये Z, तो इसका मान भी क्या आएगा 0, या इसकी कोई से भी मान लो कि कॉलम ये C1 मैं क्या बोल सकता हूँ R1 हो, R2 हो, R3 हो, या C1 हो, C2 हो, या C3 हो, इनमें से कोई भी अगर एक पंक्ति 0 है तो इस डिटरमाइन का मान क्या हो जाएगा, टोटल मान क्या हो जाएगा 0। अब कैसे होता है देखो, जैसे मेरे पास ये है, अब देखो इसको देखते पता, इसके सापेक्ष करूंगा तो 0 इंटू कुछ भी आएगा प्लस माइनस 0 इंटू कुछ भी आएगा, और यहाँ से 0 इंटू 0 के गुणा में कुछ भी आएगा, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 0। अब चलो हम ऐसे देख लेते हैं कि मैंने इसके सापेक्ष नहीं निकाला, इस C1 के सापेक्ष निकालता हूँ, तो C1 के सापेक्ष निकाल के देखो, यहाँ से ये क्या हो जाएगा 0 इंटू ये इससे कैंसिल, ये कितने हो गए 32, यहाँ से ये -2 इंटू ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस के 0, प्लस यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 6 इंटू यहाँ से ये 0 ये 0, ये किससे हो जाएगा 0 माइनस के 0। अब बताओ ये 0 इससे गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल क्या आ गया 0। अर्थात किसी भी स्तंभ या अगर कोई पंक्ति, अगर उसकी कोई एक रो या एक पंक्ति का मान अगर 0 है तो डिटरमाइन का मान भी क्या होगा 0 होगा। तो हम ये इसका फोर्थ जो गुणधर्म था ये फोर्थ गुणधर्म हो गया। इसके बाद में हमारा जो
नेक्स्ट जो गुणधर्म आता है वो आता है जैसे कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, एक कोई मैट्रिक्स है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये कोई मैट्रिक्स है। और मेरे को इसको किसी अदिश संख्या से गुणा करना है, किसी भी अदिश संख्या से, मान लिया मैंने लैम्डा से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस मल्टीप्लाई से या तो क्या कर सकता हूं मैं, R1 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, या R2 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, या R3 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, या क्या कर सकता हूँ, C1 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या C2 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या C3 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। देखो मल्टीप्लाई करने का हर का मान एक ही रहेगा। जैसे लेमडा से मल्टीप्लाई किया, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है R1 से, लेमडा बी लेमडा सी, बाकी के सभी ऐसे कैसे रहेंगे। ये भी इस किसके इक्वल होगा, अगर मैं इसको लेमडा इसके साथ नहीं करके किसके साथ कर दूं, ए बी सी में कर दूं लेमडा डी लेमडा ई लेमडा एफ बराबर होगा जी एच, ये भी बराबर होगा, और ए बी ये भी बराबर होगा, कौन सा, ए बी सी डी ई एफ लेमडा जी लेमडा एच लेमडा आई। या क्या कर सकता हूँ मैं, मान लिया C1 के साथ गुणा करना चाहता हूँ, तो लेमडा ए लेमडा डी लेमडा जी, बाकी के सब बी सी ई एफ एच आई। या क्या कर सकता हूँ, C2 के साथ कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, C3 के साथ कर सकता हूँ। अर्थात किसी अदिश संख्या के साथ अगर गुणा करते हैं तो या तो वो R1 से गुणा होगा, या R2 से गुणा होगा, या R3 से गुणा होगा, या क्या हो सकता है, C1 के साथ गुणा हो सकता है, या C2 के साथ गुणा हो सकता है, या C3 के साथ गुणा हो सकता है। इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स को अगर किसी अदिश संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो वो पूरे के पूरे मैट्रिक्स से, इससे पूरे के पूरे डिटरमाइंट से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, वो केवल क्या होगा, किसी एक रो या किसी एक पंक्ति से ही मल्टीप्लाई होता है। और इससे भी अपन इसका व्युत्क्रम भी देख सकते हैं। व्युत्क्रम देखने का मतलब जैसे हमारे पास ये है, तो इससे अगर मैं लेमडा को कॉमन ले लूँगा, किसी मतलब रो या पंक्ति से अपन कोई अगर अवयव कोई कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेके मैं क्या कर सकता हूँ, इसके मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। इससे कैसे, ए बी सी, यहाँ से लेमडा कॉमन ले लिया, डी ई एफ जी एच आई, तो ऐसे क्या कर ले सकता हूँ, इसको कॉमन भी ले सकता हूँ। अगर किसी पंक्ति या कॉलम में अगर कोई अवयव कॉमन आ रहा है तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, बाहर ले सकता हूँ डिटरमाइंट से, और उसको वापस से ऐसा लिख सकता हूँ। ये इसकी विरोधाभास को एक मैट्रिक प्रॉपर्टी थी, ये इसके विपरीत प्रॉपर्टी थी। तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेटेड करके आप याद रखना है आपको। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और ये योगफल के रूप में है, ये जैसे 5 + b 6 + b इस प्रकार है, ये योगफल के रूप में थी। या तो ये सेम है, सेम सेम रहने दो, नहीं कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे ये लेमडा, ये म्यू प्लस ये गामा, ले लो, ये इस रूप में है। कोई भी संख्या जैसे योगफल के रूप में है तो मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूँ ऐसे। जैसे ए यहाँ क्या था, ए ई 5 5 6 6 5 7 प्लस लेमडा म्यू गामा ए ई 5 6 5 7, ये किसी भी रूप में लिख दो। कहने का मतलब ये था कि अगर कोई भी हमारे पास अगर योगफल के रूप में अगर कोई एक कॉलम हो या कोई स्तंभ हो, स्तंभ भी हो सकता है। जैसे मान लिया ये मैंने लिख दिया कि 6 + x 7 + y + 8 + z 7 6 2 1 2 1, ये इस प्रकार है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे 6 7 8 6 7 2 1 2 1 प्लस x y z 6 7 2 1 2 1, इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। चाहे कॉलम के रूप में योगफल के रूप में दिया हो या किस में दिया हो, पंक्ति के रूप में योगफल के रूप में दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको दोनों को योग के रूप में लिख सकते हैं। ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो इस प्रकार हम इनको क्या कर सकते हैं, योग के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने इसकी इंपॉर्टेंट जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस पे आधारित क्वेश्चंस देखेंगे, वो अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ तक आप
इसको क्लियर कर लेना सभी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को। बेसिक प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद है तो इसके जो प्रसार करेंगे मैट्रिक्स का तो वो बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा। जब तक आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगी तब तक हम उसको ईजी लेवल से नहीं कर सकते। मैट्रिक्स का मान प्रसार करना बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगा जब हमें ये मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स की जो बेसिक प्रॉपर्टी है इनके बारे में अगर पता रहता है तो सभी इसको क्लियर करना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, अर्थात किसी डिटरमाइन का प्रसार करेंगे वो बेसिक प्रॉपर्टी का उपयोग किए। ठीक है।